जय श्री राम। जब हम आतंकवादियों की बात करते हैं तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, और वो पहलू है हथियारों की तस्करी का, यानी वेपन इन्फिल्ट्रेशन का। आज़ादी के 60 वर्षों बाद भी हम अपनी सीमाओं की 70% भी फेंसिंग नहीं कर पाए हैं। भारत की सीमा में लोग दिन रात आते हैं और जाते हैं। बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आने के लिए आपको जंप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में हथियारों की तस्करी बहुत ही आसान हो जाती है। आज उत्तर भारत हथियारों से पटा पड़ा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 10,000 से ज्यादा देसी हथियार रोज खरीदे और बेचे जाते हैं, और वह वक्त निकट आ रहा है जब इन देसी हथियारों को AK-47, AK-56, SLR, RPG-7 से बदल दिया जाएगा। और ये मेरे निजी अनुमान के मुताबिक 5 वर्षों के भीतर हो सकता है। ऐसे में पूरे उत्तर भारत का प्रशासनिक संतुलन डमाडोल हो जाएगा और स्थिति बेकाबू हो जाएगी, और इसके प्रभाव से पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। ये मिश्रण और भी ज्यादा घातक हो जाता है जब ऐसे हथियार कट्टर मुसलमानों के हाथों में लग जाते हैं। इसका जीता जागता सबूत कश्मीर की वादी है, जहां पर 50% हिंदू होने के बावजूद हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं का कत्लेआम बदस्तूर जारी रहा। और आज स्थिति यह है कि 50% तो बहुत दूर की बात है, हिंदू कश्मीर में आज सिर्फ नाम मात्र को बचे हैं। ये कैसे हो गया? कारण वही है कि हिंदू इस भरोसे में थे कि उन्हें पुलिस और मिलिट्री और भारत की सरकार बचाएगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। हथियारों की बेपनाह तस्करी से कश्मीर के छोटे छोटे गुट भयंकर आतंकवादी संगठन बन गए। हिंदू हमेशा से हिंसा से दूर रहने की कोशिशें और शांति की बातें करते रहे। हिंदुओं के घरों में जहां ढंग की चाकू नहीं मिलती, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के माशरे में, मुसलमानों की सोसाइटी में हैंड ग्रेनेड भी मामूली बात है। ये मेरा ऑडियो जो कोई भी सुन रहा हो, उससे मैं सिर्फ ये विनती करना चाहता हूं कि जरा आंख खोल के अपने चारों तरफ के माहौल को देखिए। अभी हाल ही में ठाणे के राबोडी परिसर में हुए दंगों में 18 पुलिस वाले घायल हुए, और सितंबर 2008 के दंगों में 42 पुलिस वाले घायल हुए थे। तो इस पैटर्न से हमें यह समझना चाहिए कि अब नौबत यह आ चुकी है कि भाई पुलिस को कौन बचाएगा। हमारी नपुंसक सरकारों ने हमें असुरक्षा के माहौल में ढकेल दिया है। एक तरफ थोड़े से रुपए खर्च करके कोई भी हथियार भारत में खरीदा जा सकता है, वहीं बड़े बड़े व्यापारियों की भी चप्पलें घिस जाती हैं एक पिस्टल या रिवॉल्वर का लाइसेंस हासिल करने में। जरा आप खुद सोचिए कि ताज और ओबेरॉय होटलों में 5 या 10 लोग ऐसे होते जिनके पास शस्त्र होते तो कई सारी जानें बचाई जा सकती थी। सिर्फ 4 आतंकवादी ही तो थे। अगर किसी के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर या पिस्टल होती तो पासा पलटा भी जा सकता था। मुंबई की पूरी आबादी का सफाया हो सकता था अगर 26/11 की शाम को 10 नहीं बल्कि 100 आतंकवादी आए होते। कानूनी तरीके से हथियार पाने का रास्ता इतना लंबा और पेचीदा हो चुका है कि हमारे हिंदू भाई बीच ही में हताश हो जाते हैं, और दूसरी तरफ गैर कानूनी हथियार मुसलमानों के पास बढ़ते ही जा रहे हैं। हिंदू भारत में 80% होने के बावजूद 95% कर चुकाते हैं, और मुसलमान 15% होने के बावजूद 3% भी कर नहीं चुका पाते। वे भारत के कानूनों को तोड़ते हुए हर चीज की चोरी करने के बाद भी सीना जोरी करते हैं। बिजली की चोरी, पानी की चोरी, गैर कानूनी तरीके से अनगिनत धंधे चलाना, हवाला इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और अगर हम मुसलमानों की आपराधिक गतिविधियों की बातें करें तो लिस्ट और भी ज्यादा लंबी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की सरकार को चाहिए कि वह हथियारों के लाइसेंस इशू करने में रियायत बरते। मौजूदा 21 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 35 वर्ष कर देना चाहिए, ताकि युवा नौजवान हथियारों का इस्तेमाल रुबाब झाड़ने के लिए ना कर सकें। 32 बोर की रिवॉल्वर्स और पिस्टल्स, 315 बोर की राइफलें, इन हथियारों के अलावा कुछ और आधुनिक हथियारों को कानूनी बनाकर उनका लाइसेंस इशू करना चाहिए। खास तौर पर आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में पीड़ितों को हथियार इशू करना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि जिहादियों को हमला करने से पहले 10 मर्तबा सोचना पड़े। और अगर भारत की सरकार इतना भी नहीं कर सकती तो फिर हथियारों की तस्करी पर 100% रोक लगाकर दिखाए। असल में IPC इंडियन पिनल कोड के अनुसार किसी को मार देना अपराध है। हमें चाहिए कि हम सरकार को विवश करें कि किसी को मार देने के बारे में सोचना भी अपराध हो। हमें यह अमेंडमेंट आर्म्स एक्ट 1959 और IPC में करना ही होगा, ताकि उन मुल्ला और मौलवी लोगों को हिरासत में लिया जा सके जो खुद तो हथियार नहीं उठाते परंतु दूसरे मुसलमानों को हथियार रखने और शारीरिक जिहाद करने का उपदेश देते रहते हैं। कुरान में 109 आयतें ऐसी हैं जो हिंसक हैं,
जो मुसलमानों को ये निर्देश देती हैं कि तुम काफिरों को मारो, उन्हें लूटो, उन्हें युद्धबंदी बनाओ या सेकंड क्लास सिटीजन बनाओ और उन पर जिजिया लगाओ। ऐसी कुरान की हिंसक आयतों को आधुनिक हथियार एक नया आयाम दे देते हैं, एक नया डायमेंशन दे देते हैं। यही कारण है कि आज पूरा का पूरा विश्व समुदाय न्यूक्लियर जिहाद के खतरे से जूझ रहा है। मेरी जब किसी प्रशासनिक व्यक्ति से मुलाकात होती है तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूं कि किसी के पास AK-47 मिल जाए या बॉम्ब मिल जाए तो सिर्फ वह व्यक्ति ही आतंकवादी है, ऐसी बात नहीं है। अपितु वह इंसान भी आतंकवादी है जो एक फिएट गाड़ी से 5 देसी हथियार बनाना जानता हो। वह बंदा भी आतंकवादी है जो हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखता हो और निर्दोषों को मार देना चाहता हो। बंदूकें तो सिर्फ साधन हैं। अगर साधन मात्र की बरामदगी से किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता हो तो ये बात सही नहीं है। हमें असली खतरा बॉम्ब से नहीं बल्कि उस दिमाग से है जिसके अंदर बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला छुपा हुआ है। ऐसे मुसलमान को आप क्या कहेंगे जो हिंदुओं को मारना चाहता हो और उसे बम बनाना आता हो, परंतु फिलहाल पदार्थ रूप में ना उसके पास कोई बम बरामद हो और ना ही कोई बंदूक। क्या ऐसी सोच वाला इंसान आतंकवादी है या नहीं? मेरे हिसाब से ऐसी सोच वाला व्यक्ति हथियार लिए हुए व्यक्ति से भी ज्यादा खतरनाक है। हर देशद्रोही आतंकवादी है। सिर्फ हमला करने वाला शख्स आतंकवादी नहीं होता बल्कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पे ताली बजाने वाला और पटाखे फोड़ने वाला व्यक्ति भी आतंकवादी है। भारत में रहते हुए भारत पर हमला करना ही आतंकवाद नहीं बल्कि भारत में रहकर जो व्यक्ति तिरंगे को जलाता हो वह भी आतंकवादी है। कश्मीर में लश्कर-ए-तोयबा या हिजबुल मुजाहिदीन ही आतंकवादी संगठन नहीं है बल्कि हर वो नागरिक आतंकवादी है जो लाल चौक पर हिंदुस्तान का झंडा बर्दाश्त नहीं करता। हर वो नागरिक आतंकवादी है जिसकी घड़ी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से चलती है, ना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। हर वो कश्मीरी आतंकवादी है जो हिंदुस्तान की करेंसी को ठुकराता है और पाकिस्तानी नोटों का इस्तेमाल करता है। हथियारों ने कभी किसी को आतंकवादी नहीं बनाया। अगर ऐसा होता तो आज पूरा यूरोप और अमेरिका आतंकवादी नागरिकों से भरा होता, क्योंकि वहां लगभग हर घर में हथियार हैं। दरअसल आतंकवादी विचारों से तैयार होते हैं, आतंकवादी सोच से तैयार होते हैं। अगर भारत में 10 लाख सशस्त्र आतंकवादी हैं तो करोड़ों मुसलमान जो काफिरों को यानी नॉन मुस्लिम्स को मारना चाहते हैं और उन्हें मुसलमान बनाना चाहते हैं, वे बिना शस्त्रों के आतंकवादी हैं। और जिस तेजी से हथियारों की तस्करी आज चल रही है उस हिसाब से फिर इन करोड़ों मुसलमानों के पास भी AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर होंगे। और जैसा हाल आज कश्मीर का है वैसा हाल पूरे भारतवर्ष का होगा और हम और आप खड़े होंगे किसी कतार में, किसी कलेक्टर ऑफिस के बाहर गन लाइसेंस की अर्जी हाथ में लिए हुए। जय हिंद, जय श्री राम।